तो लेट्स स्टार्ट विद थ्योरम्स। ठीक है, रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी। तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम। ठीक है, ध्यान से समझना रोल्स थ्योरम क्या बोलती है। ठीक है, कि हमने फंक्शन पे तीन कंडीशन लगाई, मतलब अगर फंक्शन कोई भी इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, कोई भी फंक्शन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कौन सी? पहला कंटिन्यूअस, सेकेंड डिफरेंशियल, थर्ड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब जिस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं वहां के स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। नाउ अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल है, मतलब टूट नहीं रहा एंड ऊपर से स्मूथ है एंड दोनों पॉइंट पे वैल्यू सेम है, राइट? तो दो केसेस अराइज हो रहे हैं, या तो वहां पे स्ट्रेट लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो वापस नीचे आना पड़ेगा उसको, और अगर नीचे जाएगा वापस ऊपर आना पड़ेगा। अब क्योंकि स्मूथ है तो नीचे जा रहा है, वापस घूम के ऊपर आएगा, तो जो घूमने वाला पॉइंट है वो स्मूथ होगा, तो वहां पे डेरिवेटिव जीरो आएगा ही आएगा। अगर वो ऊपर जाएगा तो स्मूथ है तो वापस नीचे आएगा आएगा, तो वो जो टर्निंग पॉइंट है वो भी स्मूथ होगा, तो वहां पर भी डेरिवेटिव जीरो हो गई होगा, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट है। और ये कम से कम एक बार होगा। हो सकता है ए टू बी के बीच में ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर ऊपर आया, ऐसे करते करते फिर बी में पहुंचा, बट कम से कम एक बार तो टर्न करेगा करेगा स्मूथली, तो कम से कम एक बार तो डेरिवेटिव जीरो होगा ही होगा। ये हमारी रोल्स थ्योरम है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, कि अगर फंक्शन है ए पे जो आउटपुट आ रहा है एंड जो बी पे आउटपुट आ रहा है, ये दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, ए पे जो आउटपुट आ रहा है बी पे जो आउटपुट आ रहा है सेम है, मतलब हाइट सेम है। अब ए टू बी जाना है तो कम से कम वो एक बार टर्न करेगा करेगा। हो सकता है ऐसा चला जाए, हो सकता है टर्न करे ना सीधा का सीधा चला जाए, राइट? देखो इस केस में कम से कम एक बार तो आ ही रहा है डेरिवेटिव जीरो, और इस केस में हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है, तो कम से कम तो एक बार आ ही गया ना। इस पे तो हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो ना, हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है, खुद ही हॉरिजॉन्टल है। तो यही हमारी रोल्स थ्योरम है। ठीक है, कि इन दैट केस एटलीस्ट one C that belongs to A comma B exists such that f dash C must be equal to 0, such that f dash C must be equal to 0। ये समझे? श्योर? अच्छा, अब इसका वन ऑफ द मेन इम्प्लीमेंटेशन, जहां पे बच्चा जो एक पॉइंट जहां पे बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है और जनरली उसका एप्लीकेशन पकड़ नहीं पाता, और वो एग्जांपल्स में दिया हुआ मैंने। ठीक है, वो ये कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि डेरिवेटिव के रूट की बात हो रही है, कि डेरिवेटिव का एक रूट है, डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो जा रही है ना, यानी कि डेरिवेटिव का रूट है, तो डेरिवेटिव के रूट की बात हो रही है। ये समझे? ये समझे? तो अगर मान लो, अब एक डिफरेंट सिचुएशन बता रहा हूं। ठीक है, मान लो मैंने किसी तरीके ये प्रूव कर दिया कि मेरे पास एक फंक्शन है इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स dx। ये एक फंक्शन है, लेट्स से दिस फंक्शन इज एच ऑफ एक्स, एंड ये जो भी इंटीग्रेशन करके आ रहा है मैंने प्रूव कर दिया कि कंटिन्यूस है, डिफरेंशियबल है, एंड ए पे एंड बी पे इस चीज का, ये चीज का मतलब एच ऑफ एक्स का मतलब इसका जो इंटीग्रेशन करके आएगा वो चीज, ए पे बी पे वैल्यू सेम है, तो मतलब इस पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो मतलब कम से कम एक पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो क्या बचेगा? जी ऑफ एक्स। तो दिस इंप्लॉइज जी ऑफ जी ऑफ सी मस्ट बी जीरो। कम से कम एक पॉइंट आएगा वही इंटरवल के बीच में जहां पे जी क्या होगा? जीरो। तो अगर मेरे को एक फंक्शन के रूट की बात करनी है तो उसके इंटीग्रेशन पे रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। अगर मैंने उसके इंटीग्रेशन पे रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल कर दिया तो इसका मतलब उसका जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसका डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट होगा, मतलब उस फंक्शन जी ऑफ एक्स का कम से कम एक रूट होगा। तो देखो ओरिजिनल के अंदर एंड इसके अंदर दोनों में फर्क क्या है। यहां पे हम जी ऑफ एक्स, सॉरी देखो, एफ ऑफ एक्स पे रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल कर रहे हैं एंड एफ डैश सी इक्वल टू जीरो की बात हो रही है। ये समझे? राइट? और अगर हमें यहां पे
जी ऑफ सी इक्वल टू जीरो चाहिए, तो किसके ऊपर रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल करना है? इसके इंटीग्रेशन के ऊपर, ताकि उसके डेरिवेटिव जी, मतलब जिसका डेरिवेटिव जी है उस पर हमें रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल करना है, यानी कि इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स के ऊपर रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल करना है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। ठीक है। अब जैसे एक चीज देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके नीचे जो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है प्लीज ध्यान से देखो। गिवन a naught a1 a2 so on till an a real number satisfying the equation this, क्या इक्वेशन है? that is a naught by n plus 1 plus a1 by an sorry a1 by n plus a2 by n minus 1 plus a3 by n minus 2 plus so on till an by 1 and an minus 1 by 2 plus an by 1 that is equal to 0। ये चीज, ये गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, राइट, कि there exists at least one real x between 0 and 1 such that this polynomial, that is a naught x की पावर n, तो इस पोलिनोमियल का 0 to 1 के बीच में कम से कम एक रूट है, अंडर दिस कंडीशन ये प्रूव करना है। तो अब देखो, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन, इसके रूट की बात हो रही है, यानी कि इसके इंटीग्रेशन के ऊपर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होनी चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन जा क्या रहा है, an x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, a1 x की पावर n बाय n, a2 x की पावर n माइनस वन बाय n माइनस वन प्लस ऑन टिल an x की पावर 1 बाय 1। ये आ गया इंटीग्रेशन करके, मैं कांस्टेंट नहीं लगा रहा, मैं ये आ गया। अब देखो, वन पे इसकी वैल्यू क्या जा रही है? देखो जब मैं इसके अंदर वन पुट करूंगा तो ये बन जाएगा ए, ये तो वन हो जाएगा, तो बन जाएगा ए एन बाई एन प्लस वन, सॉरी ये ए नोट आएगा, हाँ, ए नोट बाई एन प्लस वन, ए वन बाई एन, ए टू बाई एन माइनस वन एंड सो ऑन ए एन बाई वन। और वो चीज तो ऑलरेडी जीरो दे रखी है, और जब मैं जीरो पुट करूंगा जीरो पे तो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशियल भी होता है, जीरो पे भी वैल्यू और वन पे वैल्यू, दोनों के वैल्यू पे क्या आ रही है, जीरो। तो ये इसका डेरिवेटिव जो है कम से कम एक बार जीरो हो गई होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, गिवन फंक्शन, तो यस इसका कम से कम एक बार ये चीज जीरो होगी होगी। ये समझ में आया? अप्रोच समझ में आई क्या किया? पक्का? ऑनलाइन अप्रोच क्लियर हुई क्या किया इस क्वेश्चन में? यस सर। ये नोट कर लो। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा क्या बोल रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स इज एक्स ई की पर एक्स माइनस वन। हाँ जी, तो एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहे हैं, एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन। हमें प्रूव करना है कि जीरो टू वन के बीच में इट हैज एग्जैक्टली वन रूट। ठीक है, जीरो टू वन के बीच में दिस फंक्शन हैज एग्जैक्टली वन रूट, ये प्रूव करना है। ये क्लियर है? राइट। अब देखो, जिसके रूट की बात हो रही है उसके इंटीग्रेशन पे हमने रोल्स थ्योरम का एप्लीकेबल करना है, तो पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या आ जाएगा, यूवी रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन हो, क्या आ जाएगा, हाँ, तो इसका ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस एक्स, ये लेट से आ गया जी ऑफ एक्स।
ठीक है। अब जीरो पे वैल्यू क्या जा रही है इसकी, ये जीरो, ये जीरो, ये आ जाएगा -1। एन जी ऑफ वन, जी ऑफ वन क्या जा रहा है, वन, ई की पावर वन, तो ई की पावर वन माइनस ई की पावर वन, तो ये कटेगा, तो बचा क्या, -1। आगे दोनों बराबर, तो इसका डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट आएगा ही आएगा। ये क्लियर हुआ, राइट, ये क्लियर हुआ, बट उससे ये नहीं प्रूव हुआ कि एग्जैक्टली वन होगा, बट हाँ ये तो हो गया कि कम से कम एक रूट तो आएगा ही आएगा। ये क्लियर है, श्योर, राइट। अब जो डेरिवेट मतलब देखो, अगर हमें ये प्रूव करना है कि एक ही रूट आएगा, मतलब इसका एक ही रूट होगा, इसका डेरिवेटिव एक ही बार जीरो होगा, तो देखो या तो ऐसा जाना चाहिए या तो ऐसा जाना चाहिए, राइट, ऐसे ही होगा ना, दोनों पॉइंट पे वैल्यू सेम है, जी ऑफ एक्स की मैं बात कर रहा हूं, राइट, तो एग्जैक्टली एक ही बार डेरिवेटिव जीरो होगा, ये अपने को प्रूव करना है। हाँ है ना, राइट, तो इसका मतलब है या तो इस तरीके से जाएगा या तो इस तरीके से जाएगा, एक ही बार टर्न करेगा। अब इसकी कंडीशन हमें डिराइव करनी है कि क्या कंडीशन होगी कि ये दोनों चीजें बने, हमारा ये वाला केस ना बने, ऐसा कि दो बार टर्न ना करे, राइट। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है, क्योंकि याद है डबल डेरिवेटिव अपवर्ड के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, मिनिमम है ना, तो डबल डेरिवेटिव मिनिमम पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। ये तो क्लियर है, ये याद है ना, ये तो बिल्कुल सिलेबस लेवल का था पॉइंट, है ना। और ये डबल डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव होने का कारण क्या होता है कि डेरिवेटिव इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो बेसिकली यहाँ पे डेरिवेटिव कम होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव कम हो रहा है, फिर डेरिवेटिव बढ़ना शुरू हो गया, तो डेरिवेटिव अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ रहा है, डेरिवेटिव इज अ फंक्शन ना, तो डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, डिक्रीजिंग, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, इंक्रीजिंग। तो अगर इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव कंप्लीटली डिक्रीजिंग आ गया और इस फंक्शन इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव कंप्लीटली इंक्रीजिंग आ गया, राइट, तो डेरिवेटिव अगर मोनोटोनिक आ गया तो हमारा काम हो जाएगा, ये समझे। तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है ये, यानी कि इस चीज का हमें देखना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हमने इसको पकड़ा। अब इसका एफ डैश एक्स किया, क्या आ गया, एक्स, ई की पर एक्स का ई की पर एक्स माइनस, सॉरी प्लस, क्या आ जाएगा, ई की पर एक्स, ये तो 0 to 1 के बीच में कंप्लीटली पॉजिटिव आ गया, ये तो 0 to 1 के बीच में देखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 0 to 1 है ना, एक्स इज पॉजिटिव, ये तो कंप्लीटली पॉजिटिव आ गया, यानी कि डेरिवेटिव इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग। अब डेरिवेटिव अगर कंप्लीटली इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव हमेशा बढ़ते ही जा रहा है, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, राइट, तो एक ही टर्निंग पॉइंट आएगा, एक से ज्यादा आ ही नहीं सकता। क्लियर हुआ, रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन चीजों की बात हो रही है, देखो एफ ऑफ एक्स के इंटीग्रेशन की भी बात हो रही है, एफ ऑफ एक्स के डिफरेंशिएशन की भी बात हो रही है, तो इन तीनों को आपस में रिलेट किया जा रहा है। एक बार गो थ्रू कर लो, डाउट आएगा तो बोलो, एक बार गो थ्रू कर लो पहले, क्योंकि तीन तीन चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, तीन तीन चीजों को रिलेट किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है, सपोज दैट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड तीन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो दे रखी है, x1 पे, x2 पे, x3 पे, ठीक है, तीनों पॉइंट पे ना, वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा करना क्या है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर फिलहाल वो ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री, तीनों पे वैल्यू जीरो है फंक्शन की, एंड एक्स वन इज लेस देन एक्स टू इज लेस देन एक्स थ्री, एंड फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब ध्यान से देखो जरा इधर, इसी कंडीशन के थ्रू लेट्स सी हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। देखो, अगर इन दोनों पे वैल्यू कंटिन्यूस एंड डबल डेरिवेटिव डिफरेंशियबल है, इसका मतलब डेरिवेटिव कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल होगा, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल होगा, तो फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल है क्योंकि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो x1 टू x2 के बीच में जहां पे दोनों वैल्यू सेम है, कम से कम एक पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो आएगा, लेट्स से दैट इज c1, कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। ऐसे ही x2 एंड x3 के बीच में कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। हाँ है ना,
राइट। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे एफ डैश एक्स क्या होगा, 0, एंड यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहां पे एफ डैश एक्स क्या होगा, 0। बेसिकली एफ डैश C1 मस्ट बी 0 एंड एफ डैश C2 मस्ट बी 0। ये क्लियर है, राइट। अब मैं डेरिवेटिव की बात करूं, तो डेरिवेटिव के लिए मेरे को दो पॉइंट्स मिले, एक C1 एक C2। C1 इज बिटवीन x1 x2, C2 इज बिटवीन x2 x3। जहां पे डेरिवेटिव 0 है, तो इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव 0, अब ये इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव 0। अब मैं डेरिवेटिव को एज ए फंक्शन मान के कंडीशंस को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से। एक पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0, अगला पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0। हाँ है ना। तो कम से कम एक पॉइंट आएगा इन दोनों के बीच में जहां पे डेरिवेटिव का डेरिवेटिव 0 होगा। यहां पे डेरिवेटिव क्या है, 0। डेरिवेटिव मतलब वर्ड यूज करो, एफ डैश को एक अनदर फंक्शन जी ले लो, राइट। तो यहां पे एफ डैश यानी कि जी 0 है, यहां पे एफ डैश यानी कि जी 0 है। तो इन दोनों के बीच में कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे एफ डैश का डैश यानी कि जी डैश 0 होगा। एफ डैश का डैश एफ डबल डैश, तो कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, 0। अब ये जो पॉइंट है ये C1 C2 के बीच में होगा, और C1 C2 खुद x1 x2 के बीच में। तो वो जो पॉइंट आएगा वो x1 x2 के बीच में आएगा, सॉरी x1 x3 के बीच में आएगा ही आएगा। वही चीज वो बोल रहा है, ठीक है क्या, कि देन शो दैट एफ डबल डैश सी इज 0 फॉर सम सी बिटवीन x1 x3। यस, होगा ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि x1 x2 के बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा, x2 x3 के बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे डेरिवेटिव का डेरिवेटिव 0 होगा। तो यानी कि एक पॉइंट आएगा कम से कम जहां पे डबल डेरिवेटिव 0 होगा ही होगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ठीक है ना। ये सिंपल था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। ठीक है, क्या बोल रहा है, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ द फंक्शन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन e की पावर x cos x इक्वल टू 1, राइट। वो बोल रहा है कि इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो इसके कोई भी दो रूट्स के बीच में e की पावर x sin x इक्वल टू 1 का रूट होगा होगा। ये समझे, ये अपने को शो करना है। ये क्लियर हुआ, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देयर एग्जिस्ट अ रूट ऑफ दिस, राइट। मतलब इसके कोई भी दो रूट के बीच में इसके डेरिवेटिव का रूट आएगा, इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं 0 होगा होगा। इसके कोई भी दो रूट होंगे, देखो रूट पे क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू होती है 0। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, राइट, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, उसके दो रूट्स है, एक अल्फा एक बीटा, तो एक्स एक्सिस पे वहां पे कट करके जाएगा। तो रूट का मतलब क्या होता है, वहां पे वैल्यू 0 है, मतलब दो अल्फा पे भी 0 बीटा पे भी 0, वैल्यू इक्वल तो हो गई ना, वैल्यू इक्वल तो हो गई। तो अल्फा पे भी 0 बीटा पे भी 0, तो उसके बीच में उसका डेरिवेटिव का एक रूट तो आएगा। तो मैं अभी तक फिलहाल ये सोच सकता हूं कि भैया अगर मैंने इसका फंक्शन लिया, मान लो ये फंक्शन लिया, अब इसका एक रूट दे रखा है अल्फा, एक रूट दे रखा है बीटा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, अल्फा पे बीटा पे दोनों पे। तो उसके बीच में कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे इसका डेरिवेटिव का रूट होगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव आ क्या रहा है, ई की पावर एक्स cos x माइनस ई की पावर एक्स sin x, 1 का डेरिवेटिव 0। वो तो ये आ ही नहीं रहा, तो पंगा हो गया, राइट। तो किसी ना किसी तरीके इसको ऐसे मैनिपुलेट करना है कि इसका डेरिवेटिव ही है, ये समझे। ये अपने को मैनिपुलेशन करनी है। अब वो मैनिपुलेशन क्या करेंगे, कि हम इस चीज को ही डायरेक्टली फंक्शन में लेके जाएंगे। हमने क्या किया, ई की पावर जो एक्स दे रखा है ना, इसको नीचे लेके गए, ई की पावर माइनस एक्स उधर उधर लेके गए, तो इसको मैनिपुलेट किया, cos x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो इसके अंदर अब मैंने फंक्शन लिया cos x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, मैंने ये फंक्शन लिया। इसके रूट मतलब इसके रूट मतलब इसके रूट, तो इसके रूट अल्फा बीटा है। अब इसके अगर दो रूट हैं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन है, तो इसके दो रूट्स के बीच में इसके डेरिवेटिव का एक रूट तो आएगा आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स
माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस, तो ये कम से कम एक बार जीरो होगा, यानी कि साइन एक्स वुड बी इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स कम से कम होगा, तो ये मल्टीप्लाई करके इधर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स इक्वल टू वन होगा होगा, वो चीज प्रूव हो गई। तो पहले गिवन फंक्शन को मैनिपुलेट किया, फिर उसके डेरिवेटिव का रूट एग्जिस्ट किया, और उसका जो डेरिवेटिव आ रहा था, यस, वो रिक्वायर्ड आंसर था हमारा। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, ठीक। देखो, अब एलएमवीटी क्या बोलता है कि अगेन फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, दैट्स इट, सिर्फ ये दो कंडीशन है, ए और बी पे वैल्यू बराबर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, अगर है तो रोल्स थ्योरम बन जाएगा, नहीं है तो इन जनरल एलएमवीटी रहेगी। ठीक है, अब इसलिए थर्ड कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कंडीशन नहीं है वो, ठीक है ना, एज ए कोई बाउंड्री कंडीशन व्यक्त नहीं करेगी। अब क्या बोल रहा है वो कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ए पे मान लो ये वैल्यू आ रही है, बी पे मान लो ये वैल्यू आ रही है, तो ये क्या आ जाएगा इस तरीके से, एफ ऑफ ए एंड ये आ जाएगा एफ ऑफ बी। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है फंक्शन को यहां से यहां तक जाना है, दो तरीके, या तो स्ट्रेट लाइन पे जाए या तो टर्न करके जाए। अगर स्ट्रेट लाइन से गया और अगर टर्न करके गया, राइट, या नीचे से ले जाओ, जैसे मर्जी ले जाओ, वो बोल रहा है कम से कम एक पॉइंट ऐसा बीच में आएगा, राइट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा बीच में आएगा जहां पे जो टेंजेंट बनेगी, राइट, वो ए एंड बी को ज्वाइन करके जो सीकेंट बन रही है या जो लाइन बन रही है उसके पैरेलल होगी। तो देखो, इसको ज्वाइन करके लाइन बनी ये, तो एक पॉइंट कम से कम आएगा जहां पे टेंजेंट इसके पैरेलल होगी, राइट, यहां पे देखो, दो पॉइंट आ रहे हैं जहां पे डेरिवेटिव जो आएगा वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो सीकेंट बनेगी उसके इक्वल होगा, यानी कि टेंजेंट जो है वो गिवन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसके पैरेलल होगी। ये क्लियर हुआ? ठीक, इस पे तो हर एक पॉइंट पे ही पैरेलल है, ये एलएमबीटी बोलता है। ठीक है, अब एलएमबीटी का मेन रीजन इसको मीन वैल्यू थ्योरम बोलने का, ठीक है, क्या चीज है, ठीक है, इसके आगे जो नोट लिख रखा है ना, नोट में पढ़ो जरा, ध्यान से देखो क्या लिख रखा है, ठीक है, कि नोट, इफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड एज एक्स चेंजेस फ्रॉम ए टू बी, देन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, क्या आ जाएगा, एवरेज रेट चेंज, ये याद है ना, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ गया ना ये, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो एवरेज रेट चेंज होता है, तो ये क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ द इंटरवल ए कोमा बी। ठीक है, ये एवरेज रेट चेंज, तो ये क्या बोल रहा है कि जो एवरेज रेट चेंज होगा, देखो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये पॉइंट है ए कोमा एफ ऑफ ए, ये पॉइंट है बी कोमा एफ ऑफ बी, तो अब देखो इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा, क्या आ गई स्लोप, और वो बोल रहा है कि कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे टेंजेंट का स्लोप इसके स्लोप के बराबर होगा, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी कि एफ डैश सी इसके बराबर होगा, ये बोल रहा है। एंड ये अभी हमने देखा, ये क्वांटिटी हमारा क्या आता है, एवरेज रेट चेंज, और ये क्वांटिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज, तो वो यही बोल रहा है कि कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे इंस्टेंटेनियस रेट चेंज जो है वो एवरेज रेट चेंज के बराबर हो जाएगा, मीन रेट चेंज के बराबर हो जाएगा, राइट, तो जो मीन होता है उसके बराबर हो जाएगा, वही चीज आगे बोल रहा है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, ऑल्सो एफ डैश सी इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी, thus theorem states that average rate change of a function over an interval
is also the actual rate change of the function at some point of the interval. तो जो पूरा का पूरा एवरेज रेट चेंज है इंटरवल का, वो किसी ना किसी पॉइंट के इंस्टेंटेनियस रेट चेंज के बराबर होगा ही होगा। ये समझ में आया? एग्जांपल जैसे क्या बोल रहा है वो, इन पर्टिकुलर फॉर इंस्टेंस द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू द वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट बिलोंगिंग टू द इंटरवल। तो एक पार्टिकल की एक इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी है, वो एवरेज वेलोसिटी कम से कम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पूरे के पूरे इंटरवल के एग्जिस्ट करेगी करेगी। एवरेज वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, करेगी ही करेगी। तो मान लो मैं यहां से जलंधर से अमृतसर गया, ठीक है? तो जो एवरेज स्पीड आई, किसी ना किसी पॉइंट पे वो एवरेज स्पीड, वो एक्चुअल एवरेज स्पीड किसी ना किसी पॉइंट पे वो एग्जिस्ट करेगी करेगी। आई आई होगी, आएगी आएगी, वो ये कहना चाहता है। ठीक है? दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द थ्योरम जस्टिफाइज द नेम मीन वैल्यू फॉर द थ्योरम। यहां से वो मीन वैल्यू की बात कर रहा है कि इसको मीन वैल्यू क्यों बोलते हैं, ये समझे? क्योंकि मीन वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? ठीक है? अब इसको यूज कैसे करना है? राइट, कोई भी फंक्शन हो उसके लिए ये चीज एप्लीकेबल होगी अगर वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, क्योंकि वैल्यू बराबर होना तो जरूरी नहीं है एफ ऑफ ए। अब सोचो, अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाए, अज्यूम करो, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे डेरिवेटिव क्या हो रहा है, जीरो। ये रोल्स थ्योरम आ गई। तो रोल्स थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ दिस, ये समझे? और वैसे भी सोचो कि अगर ये दोनों पॉइंट की हाइट सेम होगी, इसको नीचे ले आओ, तो ये वाला कर्व ऐसा रोल्स थ्योरम वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है ना? अब क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो जरा। इसके अंदर ना पंगा ये है कि पता ही नहीं चलेगा कि एलएमवीटी लग रहा है। क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन के अंदर वो बताएगा ही नहीं। ठीक है ना? हमें खुद सोचना होता है कि ये सी एलएमवीटी का क्वेश्चन है। एक सिर्फ छोटा सा हिंट ये होता है कि इंटरवल के अंदर मतलब अगर वो एक दो इनपुट की बात कर रहा है सेम फंक्शन के लिए, जैसे कोस है फर्स्ट वाला फंक्शन, उसके अंदर ए एंड बी की बात कर रहा है, राइट? तो अगर एक ही फंक्शन के अंदर दो इनपुट की बात कर रहा है, उसका डिफरेंस इन्वॉल्व है, तो ये वो चीज इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है? अब जैसे देखो, मैंने लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एंड इंटरवल लिया। अब कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल, ए एंड बी पे वैल्यू बराबर हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता, बट एलएमवीटी एप्लीकेबल है। तो दैट मीन्स कॉस बी माइनस कॉस ए बाय बी माइनस ए जो है, दैट वुड बी इक्वल टू किसी ना किसी पॉइंट पे कोस के डेरिवेटिव के बराबर होगा, हाँ है ना? और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन। तो एफ डैश सी यानी कि साइन सी के बराबर आएगा ही आएगा, हाँ है ना? ये चीज क्लियर हुआ? ये चीज तो क्लियर है ना? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए वुड बी इक्वल टू एफ डैश सी। ये तो होगा ही होगा। अब मैंने दोनों तरफ मोड ले लिया, राइट? तो कॉस बी माइनस कॉस ए का मॉड डिवाइडेड बाय बी माइनस ए का मॉड। अब दैट इज, अब देखो ये जो क्वांटिटी है साइन, ये हमेशा वन से छोटी होती है, मोड है ना? मोड चलो ना भी होता तब भी लेस देन इक्वल टू वन तो होता। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरी की पूरी चीज जो है ये लेस देन इक्वल टू वन है? अब इसको इधर ले जाओ, क्योंकि मोड है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इनइक्वालिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या आ जाएगा? कॉस बी माइनस कॉस ए का मॉड वुड बी लेस देन इक्वल टू बी। ये तो प्रूव करना था, ध्यान से चेक करो। ये समझ में आया? क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है? अब जैसे अगला क्वेश्चन भी करो जरा एक बार। ठीक है? वो बोल रहा है कि a इज लेस देन b, शो दैट रियल नंबर c कैन बी फाउंड बिटवीन a एंड b सच दैट 3c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब ये जो 3c स्क्वायर है ऑब्वियसली f डैश c को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स क्यूब का। सो फंक्शन इन्वॉल्व इज एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब की दो पर्टिकुलर पॉइंट पे बात हो रही है, ए पे एंड बी पे। अब सोचो यहां से हिंट कैसे मिल रहा है? ठीक है? यहां से मेरा अगला पॉइंट ये आया कि इन दैट केस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा आएगा। एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी क्यूब, एफ ऑफ ए हो जाएगा ए क्यूब, तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब आएगा। और उसकी फैक्टराइजेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आता है, वो जो दे रखा है 3c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसका मतलब ये है कि यस फंक्शन हम राइट चूज कर रहे हैं एक्स क्यूब।
राइट। तो अब इसके लिए मैंने एफ ऑफ एक्स लिया एक्स क्यूब, एंड ए टू बी के बीच में, ध्यान से देखो, क्योंकि एक्स क्यूब कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल पॉलिनोमियल है, तो एफ ऑफ बी यानी कि बी क्यूब माइनस एफ ऑफ ए यानी कि ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, कम से कम मतलब ये फंक्शन का ये जो चीज है, ये कम से कम एक पॉइंट आएगा जिसके जो जब ये इसके डेरिवेटिव के बराबर होगा, यानी कि कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे ये इसका डेरिवेटिव यानी कि 3x स्क्वायर, और सी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, 3c स्क्वायर के बराबर आएगा आएगा। ये क्लियर हुआ, राइट। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस, सॉरी, बी माइनस ए जो है, ये एक ना एक पॉइंट के डेरिवेटिव की वैल्यू के बराबर होगा होगा। तो डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर, किस पॉइंट पे, सी पे, तो 3c स्क्वायर आ गया। अब ऊपर हमने की फैक्टराइजेशन, क्या आ जाएगा, बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, दैट इज 3c स्क्वायर। ये कटा, तो यस कम से कम एक पॉइंट आएगा सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। यस सर। राइट, कुछ नोट करना कर लो। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द फंक्शन 0 to 4 के बीच में f फ्रॉम 0 to 4 to r इज डिफरेंशिएबल, देन शो दैट a एंड b एग्जिस्ट करते हैं 0 to 4 के बीच में सच दैट f स्क्वायर 4 माइनस f स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 8 टाइम्स f डैश a इंटू f ऑफ b। राइट, देखो देखो इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 0, है ना, राइट। एंड एक आ रहा है एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 0। प्लस वाला अभी रुक जाओ, माइनस वाला मेरे को मालूम है कि एलएमबीटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने फंक्शन पे 0 to 4 के बीच में, राइट, एलएमबीटी लगा दिया, क्या आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल दे रखा है। तो इन दैट केस एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 बाय 4 माइनस 0 कि अब ये जो चीज है, राइट, किसी ना किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव के फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होनी चाहिए, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ डैश ए चूज किया, राइट। तो ये एफ डैश ए के बराबर होनी चाहिए। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर है, श्योर। नेक्स्ट, यहां से क्या बना कि एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 इज 4 टाइम्स एफ डैश ए, राइट। अब याद करो, एक आईएमवीटी था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब वो क्या बोलता था कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल कंटिन्यूअस है बेसिकली ए टू बी के बीच में, तो कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे जो ए एंड बी पे वैल्यू आ रही है उसका एवरेज वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगा करेगा। देखो ये एक पॉइंट आ ही है, मतलब ए और बी के बीच की, याद करो, इंटरमीडिएट वैल्यू जो होती है वो किसी ना किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी करेगी। ये पॉइंट था हमारा, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस है तो ए टू बी के बीच में हर एक वैल्यू और से आउटपुट आएगा आएगा, तो कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे इसके बीच में आने वाली जो वैल्यू है कम से कम एक पॉइंट पे एज ए आउटपुट एग्जिस्ट करेगी करेगी। ये हमारा पॉइंट था इंटरमीडिएट वैल्यू का। अब वो हम कौन सा पॉइंट लेके जा रहे हैं, इन दोनों की एवरेज का। तो इन दोनों का जो एवरेज है दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2, कम से कम एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी करेगी। अब वही थ्योरम मैं लगा रहा हूं इसके ऊपर, क्योंकि मेरे को चाहिए एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 0, राइट। तो मैंने क्या बोला कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, तो कम से कम 0 to 4 के बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे जो 0 पे वैल्यू आ रही है एंड जो 4 पे वैल्यू आ रही है, इन दोनों का एवरेज, एवरेज मतलब इन दोनों का हाइट का मिड पॉइंट, ये एग्जिस्ट करेगा करेगा। कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे
एग्जिस्ट करेगा। एंड लेट्स से मैं उसको नाम दे रहा हूं बी, बी पे आएगा। तो दैट मीन्स एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 4 बाई 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। बी पे आउटपुट जो होगा वो एवरेज के बराबर होगा ही होगा। ये क्लियर हुआ? तो दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया मेरा कि एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 0 इज ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनेगा ए टाइम्स एफ डैश ए एफ ऑफ बी। तो दो थ्योरम्स का मिक्सचर यहां पे यूज हुआ, एक पार्ट को प्रूव करने के लिए एलएमबीटी, दूसरे को प्रूव करने के लिए आईएमबीटी। ये चीज यूज हुई। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। देखो क्या बोल रहा है, मैक्सिमा मिनिमा के केस में, ठीक है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव अ मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एवरी अदर वैल्यू अज्यूम्ड बाय एफ ऑफ एक्स इन द इमीडिएट नेबरहुड। मतलब अगर ए पे बात हो रही है तो ए माइनस एच एंड ए प्लस एच, राइट, इस पूरे के पूरे नेबरहुड में एफ ऑफ ए पे वैल्यू क्या होनी चाहिए सबसे ज्यादा। तो एफ ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। एंड इन दैट केस हमारा जो एफ ऑफ ए है वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमम। सिमिलरली अगर मिनिमम होना है तो उसके नेबरहुड के अंदर तो वहां पे सबसे कम वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि एफ ऑफ ए जो है ये लेस देन होना चाहिए एफ ऑफ ए माइनस एच से, एंड लेस देन होना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच से। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन जा रही है, राइट। अच्छा, इसके बाद नॉट दैट के अंदर देखो जरा क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन आर आल्सो नोन एज द लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा और लोकल रिलेटिव मिनिमा as there are the greatest and the least values of the function relative to some neighborhood of the point in the question। मतलब वो एक पर्टिकुलर नेबरहुड के अंदर अंदर की बात हो रही है, तो इसलिए वो उसको लोकल वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। देन द टर्म एक्सट्रीमम या टर्निंग वैल्यू बोल लो, ये जो है ये मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए यूज की जाती है। तो एक्सट्रीमा वर्ड जो होता है मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन अकर ऑल्टरनेटली। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना दो मैक्सिमम के बीच में एक मिनिमम आएगा, दो मिनिमम के बीच में एक मैक्सिमम आएगा। कहने का मतलब ये है, खुद सोचो ना, एक पॉइंट पे मैक्सिमम है, अब यार साथ में दोबारा मैक्सिमम आने के लिए एक बार दोबारा टर्न तो करना पड़ेगा, मिनिमम तो आएगा आएगा ना। तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमम तो आएगा ही आएगा, कम से कम एक मिनिमम तो आएगा आएगा, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है, तो ये दो मैक्सिमा है, इसके बीच में दो मिनिमम आ रहे हैं, बट कम से कम एक तो आ ही रहा है ना। हाँ, दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में एक ही मिनिमम है, ये भी है अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। ठीक, अब आगे जो कंडीशन ये बोल रहा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा, ये अपनी डेरिवेटिव वाली कंडीशन जा रही है, ठीक है। और ये बोल रहा है ध्यान से देखो, कंसीडर द फंक्शन, ठीक है, ए माइनस एच से ए के बीच में, यानी कि ए के पिछले पिछले वाला इंटरवल जो है, ठीक है। अब वहां पे वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो वहां पे वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो बढ़ के वहां तक आएगा ना, तो इंक्रीज होके आएगा, यानी कि उसके पहले वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, सिमिलरली बाद वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग हो जाएगा, वो ये चीज बोल रहा है, ठीक है। तो we find that f of x is increasing, that means derivative is greater than zero। Similarly अगले वाले इंटरवल में f of x is decreasing, यानी कि डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो। हेंस उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव को जीरो होना चाहिए अगर वो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो, ठीक है। तो हेंस दिस इज dy by dx इक्वल टू जीरो इज दी नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। सिमिलरली फॉर मिनिमा आ जाएगा, ये समझे। तो dy by dx इक्वल टू जीरो हमारी ये कंडीशन आ गई, ठीक है। दीज पॉइंट्स, ठीक है, वेयर dy by dx vanishes, vanishes का मतलब जब वो जीरो बन जाता है, ठीक है। दीज पॉइंट्स वेयर dy by dx vanishes आर दी वो वाले पॉइंट्स हमारे क्या कहते हैं, जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है ना, जहां पे हमारी ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। वो एक छोटी सी लाइन थोड़ी स्नेचिंग है वहां पे। हाउएवर इफ f डैश x डज नॉट चेंज साइन, ठीक है ना, ये यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है ना, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो साइन चेंज हो रहा है ना। लेकिन अगर वो बोला कि डेरिवेटिव साइन चेंज ना करे, इफ f डैश x डज नॉट चेंज साइन दैट इज हैज द सेम साइन इन द सर्टेन कंप्लीट नेबरहुड, मतलब पहले भी इंक्रीजिंग बाद में भी इंक्रीजिंग, ठीक है, then f of x is either strictly increasing or decreasing throughout this neighborhood implies f of c, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इज नॉट द एक्सट्रीम वैल्यू, वहां पे एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब डेरिवेटिव का साइन चेंज होना जरूरी है, और यही हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव रूल है,
कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमा, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव रूल है, राइट। आगे देखो जरा, अब वो बोले यूज ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन असर्टिंग द मैक्सिमम और मिनिमम। अब सेकंड डेरिवेटिव को यूज कैसे किया जाता है, राइट। अब जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा था, इन शॉर्ट में दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, इधर देखो जरा, डेरिवेटिव जहां पे जीरो आ रहा था, हम उस पॉइंट पे क्या निकालते थे, डबल डेरिवेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव आ रहा था पॉजिटिव तो क्या होता है, मिनिमम। डबल डेरिवेटिव आ रहा है नेगेटिव तो क्या होगा, मैक्सिमम। और डबल डेरिवेटिव जीरो है तो टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल, वी हैव टू गो बैक टू दी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमम और मिनिमम। ये रूल था हमारा, राइट। वही चीज इधर लिखी है सारी की सारी, ठीक है। कि अब यहां पे ऐसा होता क्यों था, राइट, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है। तो इसलिए डबल डेरिवेटिव इसका क्या होता है, स्लोप अगर डिक्रीजिंग है तो कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग उसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। अब स्लोप डिक्रीजिंग है इसलिए उसका डेरिवेटिव दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज नेगेटिव। इसलिए एक्चुअली सिर्फ डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे नेगेटिव नहीं होता, डाउनवर्ड कर्वेचर वाले ग्राफ, जो डाउनवर्ड कर्वेचर वाला फंक्शन बनेगा उसके हर एक पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव एक्चुअली नेगेटिव होता है, सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं नेगेटिव आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डाउनवर्ड कर्वेचर है ना इसका, तो हर एक पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। लेकिन उसको हम यूज करें कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमम उस पॉइंट पे भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्लोप इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे इस वाले के अंदर स्लोप इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, स्लोप बढ़ती जा रही है, स्लोप धीरे धीरे करके, ये देखो ये नेगेटिव स्लोप धीरे धीरे करते 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 नेगेटिव से जीरो गई, फिर जीरो से बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव होगी, तो नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव जा रही है तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ रही है। तो स्लोप इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए स्लोप का डेरिवेटिव जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव सिर्फ यहां पे नहीं होगा, इस कर्व के अपवर्ड कर्वेचर वाले कर्व के हर एक पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। और इस चीज को हम यूज करते हैं मैक्सिमम मिनिमम को डिफाइन करने के लिए, ये चीज हमने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन ये क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। अब बिल्कुल लास्ट ध्यान से देखो क्या लिख रखा है, हाउएवर, ठीक है, इफ एफ डबल डैश सी इज जीरो then test fails. In this case, f can still have maxima or minima or point of inflection. In this case, basically revert back to the first derivative and check for the maxima and minima. वही बोल रहा है कि अगर डबल डेरिवेटिव जीरो जा रहा है तो रिवर्ट बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देन चेक फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये क्लियर है, राइट। अब करना क्या होता है, ये वही चीज बोल रहा है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लिख रखा है ना, ये सारा का सारा वही लिख रखा है कि हमें करना क्या होता है, ठीक है। देखो फर्स्ट में क्या लिख रखा है, इफ y is equal to f of x is a quantity to be maximized or minimized then find x when derivative is zero, ठीक है, जहां पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है। देन सेकंड, टेस्ट for each value of x for which derivative zero to determine whether it is possible provides maxima or minima or neither, ठीक है। कैसे, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन कर रखा है फर्स्ट नंबर पे वो क्या है हमारा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या लिख रखा है, इफ डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव तो आएगा मिनिमा, इफ डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव तो आएगा मैक्सिमा, एंड इफ डबल डेरिवेटिव जीरो टेस्ट फेल्स। एंड बी में क्या लिख रखा है कि dy by dx इज पॉजिटिव लेस देन पे एंड उस पॉइंट पे जीरो एंड आगे नेगेटिव, तो पॉजिटिव देन नेगेटिव तो उस पॉइंट पे आएगा मैक्सिमम, ठीक है। सिमिलरली वो बोल रहा है मिनिमा आ जाए, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये दोनों डेरिवेटिव टेस्ट उसने मेंशन कर दिया इसके नीचे। बट इफ dy by dx चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू सॉरी अपना इसके आगे, इफ dy by dx डज नॉट चेंज साइन, राइट, देन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा सच पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। ये क्लियर हुआ, ये हमारा मैक्सिमम मिनिमा था, थ्योरी तो यही है, इसके अलावा और कोई थ्योरी है नहीं, ठीक है ना। इसके आगे देखो जरा क्या बोल रहा है वो, डबल डेरिवेटिव वाली चीज बोल रहा है। डबल डेरिवेटिव के अंदर ये वही बोल रहा है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो अपवर्ड कर्वेचर, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो डाउनवर्ड कर्वेचर, एंड जिस पॉइंट पे कर्वेचर चेंज होता है उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखो क्या जरूरी है डबल डेरिवेटिव जीरो होना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, नहीं। एक्चुअली में डबल डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पे कर्वेचर चेंज करता है अपवर्ड से डाउनवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड। लेकिन अगर डिफरेंशियबल है तो होगा ना डबल डेरिवेटिव जीरो, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशियबल ही नहीं देखो ऐसा, चल दिस पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये समझे। लेकिन यहाँ पे डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, द साइन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिटरमिन्स द कनकेविटी ऑफ द कर्व, सच पॉइंट्स
जैसे उसके अंदर सी एंड ई लिख रखा है सबसे पहले वाले ग्राफ के अंदर, ठीक है, वेयर द कंकेविटी ऑफ द फंक्शन चेंजेस आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये समझे, राइट। ग्राफ देखो ऐसा है, ऐसा, तो एक ये पॉइंट आएगा, एंड एक यहाँ पे, ये डाउनवर्ड है, यहाँ से अपवर्ड हो जाएगा, तो ये सी की एंड ये ई की बात कर रहा है, ध्यान से चेक करो, ठीक है, ये सी एंड ई की बात कर रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि these points are called point of inflection, or double derivative is positive for concave upward, double derivative negative for concave downward. At the point of inflection, right, double derivative जो है वो साइन चेंज कर रहा है, तो डबल डेरिवेटिव वी कैन फाइंड दैट द डबल डेरिवेटिव जो है नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, अगर डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इन्फेक्शन पॉइंट कैन ऑल्सो अकर इफ डबल डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट, ये बोला केस आगे, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट हो जाता है, क्लियर है, बट स्टिल कर्वेचर चेंज जरूर हो रहा है। तो मेन डेफिनेशन वही है, कर्वेचर कनकेविटी चेंज होना, अपवर्ड से डाउनवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड, वो डेफिनेशन है। अब उसके लिए डबल डेरिवेटिव जीरो हो भी सकता है या फेल भी हो सकता है, ठीक है। आगे नीचे देखना, ये डिफरेंट डिफरेंट थ्री ग्राफ बना रखे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम मैक्सिमम मिनिमा की बात करें, अगर फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल है। जैसे फर्स्ट केस के अंदर ये ग्राफ है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे जाएगी, यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जाएगी, वही हाइट वाइज देखना बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अगले वाले में ऐसा है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे जाएगी, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोनों पे बराबर है और दोनों ओपन है, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली अगले वाले पे ऐसा है, ऐसा, अब मिनिमम वैल्यू भी नहीं है, नीचे ओपन है, और मैक्सिमम वैल्यू तो है ही नहीं, दोनों पे ओपन है, तो मैक्सिमम मिनिमम पे, तो इसके लिए नो मैक्सिमा, नो मिनिमा, ठीक है। एक्चुअली में वो ऐसा है ना, ये वाली वैल्यू बराबर है, तो अब इस पॉइंट पे इधर मिनिमम, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ गई ना, तो मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, यही है ना अपना। किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम कब होता है, जब उसके नेबरहुड से वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसका नेबरहुड क्या है, नीचे, तो वैल्यू कम है उस पॉइंट पे ज्यादा, तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा करेगा। और ये वो अगले वाले पॉइंट आ गए, जो तीन ग्राफ है, राइट, ये वो आगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले, जहां पे पहले वाला देखो जरा क्या है, ऐसा, तो अपवर्ड कर्वेचर, अगला यहाँ पे टूटा और साथ में डाउनवर्ड, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस डिफरेंशियल नहीं, तो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगला ये वही आ गया जो मैंने तुम्हें बताया था, ये एंड ये, तो डाउनवर्ड कर्वेचर, अपवर्ड, स्टिल डबल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टिल है, राइट। अगला तो देखो, अपवर्ड, डाउनवर्ड, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट बन रही है ना यहाँ पे, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा वर्टिकल पे, राइट। तो डबल डेरिवेटिव कहां से आएगा, तो डबल डेरिवेटिव इसका भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट, बट स्टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, राइट। ये चीज, ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये, Yes, sir. ठीक है, गुड।